हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, हम कर रहे हैं नवंबर 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, प्रश्न है स्थापना है। ध्यान देना जरा। काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष है। ठीक है, क्या है स्थापना? काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष है। ठीक, तर्क है। तर्क क्या है? क्योंकि विज्ञान हृदय को शांति तो नहीं दे पाता, लेकिन काव्य का उत्कर्ष जीवन की सभी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या है तर्क? क्योंकि विज्ञान हृदय को शांति तो नहीं दे पाता, लेकिन काव्य का उत्कर्ष जीवन की सभी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, स्थापना सही है। क्या है स्थापना? काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष है। ये बात सही है। तर्क गलत है। यानी क्योंकि विज्ञान हृदय को शांति तो नहीं दे पाता, लेकिन काव्य का उत्कर्ष जीवन की सभी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये बात गलत है। ठीक है, तर्क गलत है। तो ध्यान रखें, ए सही और आर गलत। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्थापना है। लोक आख्यान की निर्मिति सामूहिक अचेतन की प्रक्रिया है। लोक आख्यान की निर्मिति सामूहिक अचेतन की प्रक्रिया है। तर्क है क्योंकि लोक में इसके निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। क्या है तर्क? क्योंकि लोक में इसके निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। तो ध्यान रखें, स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। क्या है स्थापना? लोक आख्यान की निर्मिति सामूहिक अचेतन की प्रक्रिया है। सही है। तर्क है क्योंकि लोक में इसके निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखें, ए और आर दोनों ही सही हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दें दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स को मेरा चैनल नहीं मिलता है तो वे सर्च करें हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा। हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा आपको मेरे चैनल इजीली मिल जाएगा और चैनल पर विजिट करें। सभी प्लेलिस्ट अपनी सुविधा के अनुसार देखें और स्टडी करें। ठीक है, बाकी जिन्हें व्याकरण को प्रश्न सहित और व्याख्या सहित डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तो आप मेरी घटना चक्र वाली प्लेलिस्ट 126 नंबर से देखें, यानी वीडियो नंबर 126। तो ध्यान रखें दोस्तों, वीडियो नंबर 126 से व्याकरण शुरू किया गया है घटना चक्र की प्लेलिस्ट में। ठीक है, बाकी अगर क्रम से आपको सभी विधाओं की रचनाएं समय काल के अनुसार देखनी है तो आप मेरी रामबाण संकलन वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लें। ठीक है, देख सकते हैं अगला प्रश्न। ध्यान देना जरा। स्थापना है। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है। क्या कह रहे हैं? जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में रस और द्वंद्व, ध्यान से सुने, रस और द्वंद्व का समन्वय है। तो ये समन्वय शब्द, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं तर्क। तो तर्क अभी देखेंगे, पहले ये समझें कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी स्थापना एकदम सही है। ठीक है, देखते हैं तर्क। तर्क है दोस्तों, ध्यान देना जरा, क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। क्योंकि उनके यानी जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। ठीक है, तो ये बात भी सही है, यानी
क्या बोलते हैं, स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जरा ध्यान दें। स्थापना है, कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिवत्व की उपलब्धि करता है। क्या है, कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिवत्व की उपलब्धि करता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, तर्क है, इसीलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्मकल्याण है। इसीलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्मकल्याण है, लोक मंगल नहीं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखें, जबकि कलाकार की पहली आवश्यकता है लोक मंगल की भावना। क्या, लोक मंगल की भावना। तो ध्यान रखेंगे, लोक मंगल जहां भी आएगा शब्द आपको पॉजिटिव मैनर में देखना है। ठीक है, तो जहां कहीं भी लोक मंगल की भावना होगी, ठीक है, या लोक मंगल का समन्वय होगा, वह कथन हमेशा सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ध्यान से सुन ले। स्थापना क्या है, कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिवत्व की उपलब्धि करता है, बात सही है। तर्क है, इसीलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्मकल्याण है, लोक मंगल नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है, यानी ए सही और आर गलत है। ए सही और आर गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देना। क्या है प्रश्न, स्थापना है दोस्तों, भूमंडलीय विश्व की पूंजीवादी सांस्कृतिक व्यवस्था है। भूमंडलीय विश्व की पूंजीवादी सांस्कृतिक व्यवस्था है, वसुधैव कुटुंबकम नहीं। ठीक है, तो ध्यान दें, वसुधैव कुटुंबकम नहीं, तो ये बात सही है। क्या कह रहे हैं, भूमंडलीय विश्व की पूंजीवादी सांस्कृतिक व्यवस्था है, वसुधैव कुटुंबकम नहीं। तो ये बात इन्होंने सही बताई है। ठीक है, तर्क है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था ने स्थानीय संस्कृति को संपूर्णतः नष्ट कर दिया है और अब पूरा विश्व एक ही परिवार है। अब पूरा विश्व ही एक परिवार है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, अपोजिट जा रही हैं दोनों बातें, तो ध्यान देना जरा। स्थापना है, भूमंडलीय विश्व की पूंजीवादी सांस्कृतिक व्यवस्था है, वसुधैव कुटुंबकम नहीं। ठीक है, तो भूमंडलीयकरण के दौर में पूंजीवादी व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो ध्यान दें, अगर जोड़ करके देखें तो ध्यान देना, तर्क है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था ने स्थानीय संस्कृति को संपूर्णतः नष्ट कर दिया है और अब पूरा विश्व ही एक परिवार है। गलत है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में पूरा विश्व एक परिवार नहीं है। ये किसके अंतर्गत आएगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अंतर्गत आएगा, जब पूरा विश्व ही एक परिवार होगा। ठीक है, तो ये बातें विपरीत जा रही हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक, अब जरा देखें अगला प्रश्न। स्थापना है दोस्तों, जरा ध्यान दें, क्या है स्थापना, पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद का निषेध किया है। निषेध शब्द को अंडरलाइन करें। ठीक, तो ध्यान से देखें, पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद का निषेध किया है। तर्क है, क्या है तर्क, इसी कारण साहित्यिक चेतना में न केवल विखंडन समाप्त हुआ बल्कि एकात्मकता को भी बढ़ावा मिला। तो दोनों ही बातें गलत हैं, यानी स्थापना भी गलत है और तर्क भी गलत है। क्या है स्थापना, पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद का निषेध किया है, गलत है ये। ठीक है, तर्क है, इसी कारण साहित्य चेतना में न केवल विखंडनवाद समाप्त हुआ बल्कि एकात्मकता को भी बढ़ावा मिला। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों। स्थापना है, जरा ध्यान देना, सांस्कृतिक एकरूपता साहित्य के लोकतंत्र में अनिवार्य है। क्या है स्थापना, साहित्यिक एकरूपता साहित्य के लोकतंत्र में अनिवार्य है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है,
जबकि तर्क है, क्या है तर्क? क्योंकि बहुलतावाद साहित्यिक संवेदना को खंडित करता है। तो ये बात भी गलत है। ठीक है, दोनों ही यानी स्थापना और तर्क दोनों ही गलत हैं। तो जरा ध्यान दें, क्या है स्थापना? सांस्कृतिक एकरूपता साहित्य के लोकतंत्र में अनिवार्य है। तर्क है क्योंकि बहुलतावाद साहित्यिक संवेदना को खंडित करता है। ये बात भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्थापना है, जरा ध्यान दें। क्या है स्थापना? हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है। क्या कह रहे हैं? हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है। तो दोस्तों यहाँ हिंदी भाषा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, तर्क है, क्या है? क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। किसकी शक्ति को? हिंदी भाषा की शक्ति को बढ़ाता है भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ए सही और आर सही है, दोनों ही बातें सही हैं। तो जरा ध्यान दें, स्थापना है हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है, सही है। ठीक, तर्क है क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। तो ये बात भी सही है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थापना है, जरा ध्यान दें। जैसे वीर कर्म से पृथक कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जैसे वीर कर्म से पृथक कोई पदार्थ नहीं है, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक यानी अलग सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क है, क्या है? तर्क है क्योंकि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। क्योंकि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। जो भीतर है वही बाहर है, जो भीतर है वही बाहर है। यानी ए सही और आर सही, दोनों ही सही हैं। ए सही और आर सही हैं। ठीक है, तो स्थापना क्या है? जैसे वीर कर्म से पृथक कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है, सही है। और तर्क है क्योंकि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। जो भीतर है वही बाहर है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, देखते हैं स्थापना अगले प्रश्न की। गौर करेंगे दोस्तों, स्थापना देखें। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। क्या है स्थापना? मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। तर्क है क्योंकि इन्हीं साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। क्योंकि इन्हीं साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। संस्कृति इसी अविरोधी सत्य का पर्याय है। संस्कृति इसी अविरोधी सत्य का पर्याय है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। क्या है स्थापना? जरा ध्यान दे दोस्तों। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है, बिल्कुल सही। तर्क है क्योंकि इन्हीं साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। संस्कृति इसी अविरोधी सत्य का पर्याय है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है, जरा ध्यान दें। पात्र हैं और संबद्ध ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले पात्र हैं राघव चेतन। कौन? राघव चेतन। किसके पात्र हैं? ध्यान रहे, पद्मावत के पात्र हैं। 1940 में लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम आख्यानक काव्य ग्रंथ है
पद्मावत, अवधी भाषा में है, ध्यान रखें पद्मावत, ठीक, जिसके पात्र हैं राघव चेतन, याद रखना। फिर है श्रीदामा, पात्र श्रीदामा, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। श्रीदामा पात्र हैं जो कि किसके पात्र हैं, सूरसागर के। सूरसागर किसकी रचना है, सूरदास की रचना है, जिसके पात्र हैं श्रीदामा। फिर है पात्र शबरी, कौन, शबरी, ठीक है, किसकी पात्र हैं, तो ध्यान रखें रामचरितमानस, रामचरितमानस की पात्र हैं शबरी। और किसकी रचना है रामचरितमानस, अवधी भाषा में लिखी गई है, तुलसीदास जी की रचना है, 1631 में लिखी गई है। और इसको लिखने के लिए 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसमें लोक मंगल की भावना का समन्वय भी किया है, किसने, तुलसीदास जी ने, किसमें, रामचरितमानस में। तो इतनी बात याद रखेंगे दोस्तों, ठीक। और कोई भी ग्रंथ जब आप पढ़ते हैं तो उसकी भाषाएं जरूर करें, ठीक है, तो ध्यान रखें भाषा से प्रश्न जरूर बनता है, तो ध्यान रखें। तो रामचरितमानस राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, जिसकी पात्र है शबरी। शबरी के झूठे बेर खाए थे किसने, राम ने, तो याद रखें पात्र को, ठीक। अगली पात्र है चंदा, कौन, चंदा, तो चंदा पात्र है किसकी, चंदायन की, ठीक है, चंदायन की पात्र है, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, ठीक है। अब ध्यान से सुने, चंदायन का दूसरा नाम है लोरकाहा, ठीक है, तो चंदायन कहो या लोरकाहा कहो, बात एक ही है, ठीक। अब ध्यान रखना जरा, चंदा और लोरिक 2 पात्र हैं इसमें, चंदा और लोरिक किसके पात्र हैं, चंदायन यानी लोरकाहा के पात्र हैं। अब जरा एक बार फिर से सुन ले, पद्मावत के पात्र हैं राघव चेतन, सूरसागर के पात्र हैं श्रीदामा, फिर है रामचरितमानस, इसके पात्र हैं शबरी, फिर है चंदायन, इनके पात्र हैं कौन, चंदा और लोरिक, ठीक है, लोरिक चंदा ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सही सुमेलित प्रश्न है, रचना है और रचनाकार हैं, तो जरा ध्यान दे। सबसे पहले रचना है कौन सी, वैराग्य संदीपनी, किसकी है, तो तुलसीदास की रचना है वैराग्य संदीपनी, ठीक है। फिर है दोस्तों विरह मंजरी, विरह मंजरी किसकी है, ध्यान रखें नंददास, नंददास की रचना है विरह मंजरी, ठीक है, ये बात याद रखें, नंददास की, ठीक है, रचनाओं में मंजरी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड भी बना सकते हैं, ठीक। एक रचना है राम ध्यान मंजरी, ठीक है, ये भी याद रखें। फिर है दोस्तों रचना इंद्रावती, कौन सी, इंद्रावती किसकी है, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। अब जरा ध्यान दें, मुस्लिम रचनाकार यानी कि मुस्लिम व्यक्ति होते हुए भी इन्होंने, किसने, नूर मोहम्मद ने हिंदी कथाओं पर आधारित रचनाएं की हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें काफी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। नूर मोहम्मद, इनकी रचना है इंद्रावती, ठीक है। इसके बाद है अगली रचना वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह देवचरित किसकी है, तो ध्यान रखें केशवदास की रचना है वीर सिंह देवचरित, केशवदास की रचना है वीर सिंह देवचरित, याद रखेंगे दोस्तों। एक बार फिर से सुन लें सभी रचनाओं को। तुलसीदास की रचना है वैराग्य संदीपनी, फिर है नंददास की रचना विरह मंजरी, फिर है दोस्तों नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती, फिर है केशवदास की रचना वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह देवचरित, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है, जरा ध्यान देना, ग्रंथ है और रचनाकार हैं। तो सबसे पहले ग्रंथ है मधु मालती, कौन सी, मधु मालती, किसका ग्रंथ है, मंझन का, मंझन की रचना है मधु मालती, ठीक है, ध्यान से रखें याद, ठीक है, माँ से मधु माँ से मंझन ऐसे याद रख लें, ठीक। फिर है रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी किसकी रचना है, तो ध्यान रखें दोस्तों नंददास, नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी। अभी इससे पिछले प्रश्न में हमने पढ़ी विरह मंजरी, तो विरह मंजरी भी किसकी है, नंददास की रचना है विरह मंजरी, ठीक है। अब ध्यान देना जरा,
तो इस प्रकार दो रचनाएं हो गई यहाँ पर, विरह मंजरी और रास पंचाध्यायी किसकी हैं? नंददास की रचनाएं हैं। अब जरा ध्यान दें, रास पंचाध्यायी नाम से एक रचना रहीम की भी मिलती है। रास पंचाध्यायी नाम से एक रचना रहीम की भी मिलती है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है भक्ति प्रताप। क्या है? भक्ति प्रताप किसकी रचना है? चतुर्भुज दास की। चतुर्भुज दास की रचना है भक्ति प्रताप। और चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे, ठीक है, और अष्टछाप के कवि थे, ठीक है। 8 कवियों में से एक थे, कौन? चतुर्भुज दास, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनता है कि विट्ठलनाथ के शिष्य कौन नहीं है, तो ध्यान रखेंगे चतुर्भुज दास, ठीक है। इस तरीके का कुछ प्रश्न बनता है, ठीक है। तो अभी इस प्रश्न पे ध्यान ना दें, लेकिन प्रश्न यही बनता है इनके नाम से, ठीक। तो आप जब मेरे प्रीवियस ईयर के वीडियो देखेंगे उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, ठीक। ध्यान देना जरा। अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो ध्यान रखें रसखान। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका, ठीक। अब जरा एक बार फिर से सुने, क्या है? मंजन की कृति है मधु मालती, फिर है नंददास, इनकी कृति है रास पंचाध्यायी, फिर है चतुर्भुज दास, इनकी कृति है भक्ति प्रताप। कौन सी? भक्ति प्रताप। अब ध्यान रखना, इसी तरह से एक रचना है, कौन सी? काव्य निर्णय। किसकी है वो? तो वो है भिखारी दास की, ठीक है। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये भिखारी दास की रचनाएं हैं, ठीक। इसके बाद है प्रेम वाटिका, किसकी है? रसखान की रचना है प्रेम वाटिका, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों, रचना है और रचनाकार हैं। सबसे पहले रचना है मिलन यामिनी। कौन सी? मिलन यामिनी। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं, ठीक है। इनकी आत्मकथा है, कौन सी? क्या भूलूं क्या याद करूं। 10 द्वार से सोपान तक, कुछ इस तरह से है, ठीक है। नीड का निर्माण, फिर से मधुशाला, मधुबाला, ठीक। इनकी काव्य कृतियां हैं। तो कुछ बातें हैं, निशा निमंत्रण, एक निशा निमंत्रण भी है इनकी काव्य कृति, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगली रचना है, ध्यान रखना फिर दोस्तों, मिलन यामिनी किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की। फिर है दिल्ली। दिल्ली रचना किसकी है? तो ध्यान रखें, रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है दिल्ली। फिर है दोस्तों सागर मुद्रा। कौन सी? सागर मुद्रा किसकी है? ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है सागर मुद्रा, ठीक है। और अज्ञे को, अज्ञे की उपाधि किसने दी? तो जैनेन्द्र कुमार ने, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखें। तार सप्तक के प्रवर्तक हैं कौन? अज्ञे, ठीक है। 7 कवियों का समूह था ना तार सप्तक, और 1943 में पहला सप्तक आया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पहला तार सप्तक, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों, और कुल 4 तार सप्तक आए थे, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखें। इसके बाद है इतने पास अपने। रचना है इतने पास अपने, किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है इतने पास अपने, ठीक। अब जरा ध्यान से एक बार फिर से सुन लें। हरिवंश राय बच्चन, इनकी रचना है मिलन यामिनी। फिर है रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना है दिल्ली। कौन सी? दिल्ली। अगली रचना है, ध्यान दें, सागर मुद्रा किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। फिर है इतने पास अपने, किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है इतने पास अपने, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है, जरा ध्यान दें। पात्र हैं और उपन्यास हैं। सबसे पहले पात्र हैं लाला मदन मोहन। किस उपन्यास के पात्र हैं? परीक्षा गुरु के। परीक्षा गुरु उपन्यास 1882 में आया। कब? 1882 में। और यह रामचंद्र शुक्ल ने इस उपन्यास को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। किसे? परीक्षा गुरु को, ठीक है। ध्यान रखना, लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है परीक्षा गुरु। लाला
मदन मोहन इसके पात्र हैं। ठीक है, अगले पात्र हैं कौन? नाहर सिंह। नाहर सिंह, ठीक है, किसके पात्र हैं? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। इसके अलावा 100 अजान एक सुजान, ये उपन्यास भी बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। ठीक है, और जिसके यानी नूतन ब्रह्मचारी के पात्र हैं नाहर सिंह। ठीक है, फिर है पात्र लाला भगवान दास। लाला भगवान दास किसके पात्र हैं? तो ध्यान रखें, वामा शिक्षक के। वामा शिक्षक उपन्यास के पात्र हैं लाला भगवान दास। ठीक है, फिर है पात्र वासुदेव शास्त्री। वासुदेव शास्त्री किसके पात्र हैं? भाग्यवती उपन्यास के। भाग्यवती उपन्यास किसका है? तो ध्यान रखना, श्रद्धा राम फुलोरी जी का उपन्यास है भाग्यवती। श्रद्धा राम फुलोरी जी का उपन्यास है भाग्यवती। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह एक अधूरा उपन्यास है। ठीक है, किसका? श्रद्धा राम फुलोरी जी का अधूरा उपन्यास है भाग्यवती। ठीक, जिसके पात्र हैं वासुदेव शास्त्री। ठीक है, वासुदेव शास्त्री। अब एक बार फिर से सुने, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु लाला मदन मोहन पात्र हैं इसके। फिर है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास जिसके पात्र हैं नाहर सिंह। फिर है वामा शिक्षक जिसके पात्र हैं लाला भगवान दास। फिर है भाग्यवती जिसके पात्र हैं वासुदेव शास्त्री। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, सही सुमेलित प्रश्न है, ध्यान देना जरा। नाटककार हैं और नाटक हैं। सबसे पहले नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर जी। कौन? विष्णु प्रभाकर जी। इनका नाटक है युगे युगे क्रांति। युगे युगे क्रांति किसका? विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है। फिर है दोस्तों, अच्छा, विष्णु प्रभाकर जी का एकांकी भी है, ध्यान रखना, तीसरा आदमी करके। तीसरा आदमी, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। ठीक, यहाँ बात हो रही है नाटक की, तो युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है। फिर है जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर जी, इनका नाटक है दशरथ नंदन। दशरथ नंदन किसका? जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है दशरथ नंदन। फिर है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल, इनका नाटक है कौन सा? सूर्यमुख। सूर्यमुख, याद रखें दोस्तों। फिर है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी, इनका नाटक है कौन सा? ध्यान रखें, रंग दे बसंती। रंग दे बसंती, ठीक है, किसका नाटक है? भीष्म साहनी जी का नाटक है। ठीक है, इसके अलावा हानुश, माधवी, मुआवजे, ठीक है, आलमगीर, ये सभी नाटक भी किसके हैं? भीष्म साहनी के। और साथ में कबीरा खड़ा बाजार में। ठीक, तो याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। अब एक बार फिर से सुन लें, युगे युगे क्रांति किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर जी का। फिर है दशरथ नंदन, किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर जी का। इसके अलावा जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है कौन सा? शारदिया कोणार्क, ठीक है, पहला राजा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। फिर है दोस्तों सूर्यमुख, किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का। फिर है रंग दे बसंती, किसका है? भीष्म साहनी जी का नाटक है रंग दे बसंती। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है, जरा ध्यान दें। आचार्य हैं और ग्रंथ है। सबसे पहले आचार्य हैं आचार्य दंडी। इनका समय है 7वीं शताब्दी। कौन सा? 7वीं शताब्दी। इनकी रचना है काव्यादर्श। कौन सी? काव्यादर्श, ठीक है, और रीति संप्रदाय के से जुड़े हुए थे आचार्य दंडी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनकी पुस्तक याद रखना, काव्यादर्श, ठीक है। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य वामन, ये बात भी याद रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगले हैं उद्भट। कौन? आचार्य उद्भट। इनकी रचना है काव्यालंकार सार संग्रह। काव्यालंकार सार संग्रह किसकी रचना है? आचार्य उद्भट की रचना है। फिर है आचार्य मम्मट। इनकी रचना है कौन सी? तो ध्यान रखें, काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? आचार्य मम्मट की। अब जरा ध्यान दें, काव्यादर्श किसकी है? आचार्य दंडी की, जबकि काव्य प्रकाश किसकी है? आचार्य मम्मट की रचना है। फिर है पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ, इनका समय है 17वीं शताब्दी। और
ध्यान रखें, ये आचार्य काव्य शास्त्रीय आचार्यों में अंतिम आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, इनकी रचना है रस गंगाधर, रस गंगाधर। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, पंडित राज जगन्नाथ की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। याद रखें, पंडित राज जगन्नाथ की पंक्ति है। ठीक, अब सबसे पहले हमने पढ़ी थी क्या, ऑप्शन ए में हमने पढ़ी थी आचार्य दंडी की रचना। किसकी? आचार्य दंडी की रचना काव्यादर्श। क्या? काव्यादर्श। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं आचार्य उद्भट की रचना काव्य अलंकार सार संग्रह। फिर है आचार्य मम्मट, इनकी रचना है काव्य प्रकाश। फिर है पंडित राज जगन्नाथ, इनकी रचना है रस गंगाधर। दोस्तों, अगर आपको डिटेल में काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और आचार्य को पढ़ना है तो आप मेरी रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट देखें, उसके अंतिम वीडियोस में मैंने डिटेल में चीजें कराई हुई हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है, पंक्ति है और कवि है। सबसे पहले पंक्ति, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा शूद्र हूँ। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा शूद्र हूँ, तो मैं एक तारा शूद्र हूँ। किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की पंक्ति है। किसकी? गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की पंक्ति है, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा शूद्र हूँ। फिर है पंक्ति क्या? निकल रही है उससे उर से आह, निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह, ताक रहे सब तेरी राह। किसकी पंक्ति है? तो ध्यान दें, मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है, निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। फिर है पंक्ति, जल उठा इसने दीपक सा, जल उठा इसने दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, नवनीत हृदय था मेरा। किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, जल उठा इसने दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा। ठीक, याद रखेंगे दोस्तों। देखते हैं अगली पंक्ति, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना। सबसे पहले पंक्ति है, अच्छा डी पंक्ति कर रहे थे ना, अरुण अधरों की पल्लव प्रात, अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास, मोतियों सा हिलता हिमहास। किसकी पंक्ति है? सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है। क्या? अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। ठीक है, तो ध्यान रखें। अब जल्दी से देखें, गौर करना जरा। सबसे पहले पंक्ति पढ़ी हमने, तू है गगन विस्तीर्ण, विस्तीर्ण शब्द याद रखना, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा शूद्र हूँ। गया प्रसाद शुक्ल सनेही की पंक्ति है। फिर है, निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति। फिर है, जल उठा इसने दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा। किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। फिर है दोस्तों, अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिम हास। किसकी पंक्ति है? सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है। ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे। अगला सही सुमेलित प्रश्न है, नाटक है और पात्र हैं और उनके कथन। जरा ध्यान दें। सबसे पहले नाटक चंद्रगुप्त, 1931 में आया हुआ जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है चंद्रगुप्त, जिसकी पात्र हैं संसार भर की नीति। ठीक है, पात्र हैं चंद्रगुप्त नाटक। ठीक है, उसकी उनकी पंक्ति है, चंद्रगुप्त ने कहा है। क्या? चंद्रगुप्त नाटक की पंक्ति है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ठीक है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। तो चंद्रगुप्त नाटक से ली गई पंक्तियां हैं। ठीक, अगला नाटक देखते हैं। अगला नाटक है दांडायन। ठीक है, अगला, अच्छा ये एक ही नाटक के पात्र हैं अलग अलग। ठीक है, तो चंद्रगुप्त नाटक के ही पात्र हैं जहां तक हैं। ठीक है, तो दांडायन का कथन है। क्या?
भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। क्या कह रहे हैं दंडायन? कह रहे हैं भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। ठीक है, अगली पात्र है, ध्यान दें, कार्नेलिया। कार्नेलिया का कथन है, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। किस देश से? भारत से। ठीक है, कार्नेलिया कहती हैं मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कार्नेलिया का कथन है। ठीक है, अगला कथन है दोस्तों चाणक्य का। चाणक्य कहते हैं भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। किसने कहा? तो ध्यान रखें, चाणक्य नाटक से ली गई पंक्तियां हैं ये। ठीक है, आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना दोस्तों, वीडियो लंबी होने जा रही है, आवाज ब्रेक हो सकती है। ठीक है, अगर आवाज ब्रेक होगी तो मैं दोबारा से इसको बनाऊंगी इसकी अगली वीडियो में। ठीक है, ये जो पोर्शन रह गया है। ठीक, तो ध्यान रखें दोस्तों, ये पंक्तियां रिपीट करके देख लें आप। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।